नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। विवादास्पद मुद्दों से मैं जनरली दूर रहता हूं और रहने के पीछे कारण ये रहता है कि आप यदि उस पर डिस्कस करेंगे तो हो सकता है लोग आपको देख भले ही ज़्यादा लें, मगर युक्ति संगतता आपकी या जो आप बात कह रहे हैं बुद्धिगम्यता, उस पर कहीं ना कहीं आपके सवाल खड़े होंगे। फिर भी मैंने कई मामलों को जरूर मुझे ठीक लगा और विद्यार्थी हित में लगा, तो मैंने ऐसे मामले उठाए भी, जैसे केवी और नवोदय के अंदर पॉलिटिकल साइंस की परमानेंट पोस्ट का नहीं होना, एड हॉक पर लेना और कंटिन्यू, आप जानते हैं ये लगातार ये काम चल रहा है। मैंने इस पर बहुत पहले, आज से मतलब 8 साल पहले, 7-8 साल पहले, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी नहीं था, तब मेरे दिमाग में आया और मैंने कहीं से ये बात उठाई और लोगों को, कई भी विद्यार्थियों को, विद्यार्थी समझ जाए तो कई विद्यार्थियों ने कहा साहब आप नेतृत्व तो संभाल लीजिए। तो मैंने उनको कहा भाई मैं नेता नहीं बनना चाहता और ना ही मेरी कभी इच्छा है, और मैं तो कहता हूं कभी नेता बनने के लिए आ जाऊं तो वोट मत देना, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं। मुझे नेता बनना अच्छा नहीं लगता। मैं तो वो बात कहता हूं जो विद्यार्थी हित में है और विद्यार्थी कहीं बहक नहीं जाए, लाइन पर चले, इसलिए ऐसी बात कर देता हूं। जैसे 2018 में मैंने रीट की परीक्षा पर सवाल उठाए, वो पहली बार मुझे, मतलब मैं हर्ट हुआ। रियल में जो लिस्ट निकली, 3rd लिस्ट निकली, और उस पर मुझे जो लगा वो सवाल मैंने उठाए। उस पर विद्यार्थियों ने भी कोशिश की, मामला बाद में कई स्टूडेंट मिलने भी आए, मामला हाई कोर्ट भी गया और लड़े भी विद्यार्थी, मगर वो लास्ट तक विद्यार्थी थक जाता है। सीधी सी बात है, सरकारों के सामने लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और वो नहीं लड़ पाए। ऐसे ही मैंने एक ऐसा ही भर्ती पर भी 5-6 महीने पहले, एक या 4-5 महीने हो गए, मुझे याद नहीं है, उस दौरान मैंने एक और बात कर दी। इससे पहले भी मैंने कई जगह पब्लिकली बात कर ली। मैंने कहा देखो, यदि आप 2018 के बाद की भर्तियों की जांच नहीं होगी तो इतना कचरा आ गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं इससे पहले से करवा दो। कई विद्यार्थी कहेंगे कि आप बड़ी भर्ती छूट गई, तो मैं तो कहता हूं वो भी जांच कराओ। जहां भी कहीं पर भी यदि मिस्टेक हुई है तो आप व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखकर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सरकार का काम यह है कि वो इस पर अच्छी बात जांच कराए और सरकार ये काम करे कि यदि गलत की कहीं भी बू आती है तो अपनी विश्वसनीयता, अपनी जवाबदेहिता जो जनता के प्रति है उसको दिखाए और सही लोगों को पब्लिक के सर्वेंट बनाए, ताकि लोगों को सही तरीके से सेवा कर सके। ये एक सिंपल सी चीज, थियरी है, आदर्शवादी सिद्धांत है बड़ा, और अच्छी तरीके से ये काम करता है और होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकली भी ये होना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान वेताओं ने बहुत अच्छी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई, जैसे इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया, आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसी की ऐसी संस्था यूपीएससी बनाई, ऐसी की ऐसी संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूट है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जो संविधान की रक्षा के लिए है, जो लोगों के राइट की रक्षा के लिए है, जो मेरिट पद्धति के संरक्षक और योग्यता की रक्षा के लिए है। इस प्रकार सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में है। इस रूप में ऐसी संस्थाएं बनाई गई और जरूरी भी हैं। तो जब इस पर डिस्कस होता है तो दो बातों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो डिस्कस कर रही है उस पर कभी भी बहकना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज अपनी जगह है, जैसा अभी ऐसा ही भर्ती में आप देख रहे हैं चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि हमारे सब नेता आदरणीय हैं और मीणा साहब भी और बेनीवाल साहब भी आदरणीय हैं। वो अपना काम अच्छी तरीके से, अपनी जितनी भूमिका निभा सकते थे, मीणा साहब गवर्नमेंट में नहीं थे उससे पहले जो भूमिका निभा पाए, और जो आरएलपी के पर्सनालिटीज हैं, जो बेनीवाल साहब, उन्होंने जो निभाया वो अपनी जगह है।
अब इस पर यदि कोई टीचर आकर बयानबाजी करेगा तो मैं ये मानता हूं कि फिर वो शिक्षक नहीं है, वो झूल रहा शिक्षक है, जो ये सोच रहा है कि मैं नेता भी बन जाऊं और मास्टर भी बन जाऊं और अपने आप में वाहवाही लेके बहुत बड़ा बन जाऊं। ऐसी कोशिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि महिमा का रास्ता मौत तक जाता है, ऐसा सोक्रेट्स ने कहा है। सोक्रेट्स का तो हम केवल मारवाड़ी में कह दिए ओढ़ो लो ओढ़ो, बाकी रियलिटी ये है कि ये बात सच है, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं जो बात आपसे कहने आया हूं उसमें मेरी सिंपैथी जो है वो वास्तव में सबसे संवेदनशील लोगों पर होती है, जो वास्तव में जिनके साथ बहुत बुरा हुआ उसके साथ मेरी सिंपैथी रहती। बुरा मत मानना, क्योंकि संख्या में भले ही आप ज्यादा हो, सिंपैथी मेरी उसके साथ रह जाती है। पता नहीं क्यों रहती है, इसका मुझे नहीं पता। मैं ये सोच रहा हूं कि जिन लोगों ने, मैंने जब 5 महीने पहले वीडियो बनाया उसमें मैंने क्लियर कहा था आपको और वो हुआ, ये मैंने कोई बात नहीं की। उस समय बेनीवाल साहब वगैरह अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो मेरे दिमाग में आया और मैंने वो टेक्निकल बात कही और आरपीएससी की भी बात कही, वो आप जानते हैं, नीचे डाल रखा, उसमें कोई है नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ और जो वास्तव में जॉब में आपने ट्रेनिंग करवाई, भाई आप ये तो नहीं कह सकते कि सब के सब 559 के 59 चोर थे, ये तो आप कह नहीं सकते। फिर आपने सिलेक्शन भी चोरों का किया है, ये तो मतलब एक गैरवाजिब बात है। उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो, इसलिए सवाल खड़े होते हैं, मगर कुछ लोग जो भले ही बहुत कम संख्या में होगी मगर ईमानदारी तो थी, बहुत मेहनती थे, जिसमें पेपर आउट होने के बाद में भी वो इतने सवाल नहीं कर पाए जितने उन्होंने मेहनत करके कर लिए, और सिलेक्शन हो गया, प्रशिक्षण दिलवाया आपने, वो लोग नौकरी छोड़कर आपके वहां आए, फिर आपने उसको तैयार करके थाने में पोस्टिंग दी, और जल्दबाजी में यह काम सरकार का है, पूरी तरीके से आपको जानता है। सिलेक्शन करने का काम पीएससी का है, मेरिट पीएससी तैयार करती है, मगर अपॉइंटमेंट का काम जो है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये काम गवर्नमेंट का है। दोनों अलग अलग बातें हैं, सिलेक्शन होना और नौकरी लगना, दोनों में आप मिलाकर कभी मत देखिए, इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए, दोनों काम अलग अलग होते हैं। इतनी देर तक इन बच्चों के साथ में आपने मजाक किया, आप समझ रहे हैं आप कौन है इसमें, और उसके बाद कल कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने कोई मजाक नहीं किया, मजाक सरकार ने किया। कल डिसीजन आया और सरकार भर्ती निरस्त। अब आगे का रास्ता क्या है वो बात अलग है, वो तो आपको पता है कि मुद्दे की बात है, वो तो आगे अपन करेंगे तब बात कर लेंगे क्या है, मगर इन लोगों का क्या होगा जो ठीक थे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि दोबारा आके भर्ती में आ जाइए, ये बात ठीक है, ये मैं भी मानता हूं, आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अब विकल्प क्या रहेगा सोचना इस पर है। और ये लोग जो सिलेक्शन, जो लोग खुश हुए, खुश तो ज्यादा ही होते हैं, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो फिक्स थे, 859 लोगों का सिलेक्शन है, बाकी तो सब खुश हुए हैं, और थोड़े बहुत नंबरों से चूके हैं वो बहुत ज्यादा खुश हुए हैं कि देखिए हम रह गए थे और मौका मिल गया। मगर 2021 से लगाकर जो आपने मजाक शुरू की और आज 25 तक लोगों के साथ में आपने मजाक की, इसकी जवाबदारी कौन लेगा, ये मैं आपसे सिंपल सी बात है मेरे जहन में आई और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इसमें कुछ बातें मैं फैक्ट से बात करूंगा आपको, मैं कहीं पर भी आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, ऐसा ही आरपीएससी में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो पॉलिटिकल लगे। हाँ ठीक है, कई बात आपको लग जाए तो वो तो देखो, हर बात आजकल पॉलिटिक्स है तो उसमें लगना स्वाभाविक सी बात है। ये भर्ती आरपीएससी ने करवाई और आरपीएससी 2018 से आरपीएससी पर सवाल खड़े होने लगे, बैग मिले लोगों को, सीधी सी बात है, फोटो प्रकाशित हुए, जुडिशियल जो आरजेएस का एग्जाम था उसके पेपर आरपीएससी का चेयरमैन लेके आता है और अपनी बेटी को मजिस्ट्रेट बना देता है। सब जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, लोग भूल जाते हैं और मैं भूल जाते हैं, तो हम शिक्षकों का काम यही है कि हम याद दिला देंगे आपको कि देखो भूलना मत। पेपर आता है, फिर
कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है और हाई कोर्ट वो भर्ती अपने पास ले लेता है। आज पता है आज को कि सीधी जो आरजेएस की है वो हाई कोर्ट सीधी करवाता है। मैं नहीं कहता सब ईमानदार है, मगर क्यों लेनी पड़ी आपसे? मगर उसके बाद भी सरकार को ये कुछ भी पता नहीं चला। सरकार को तो ये लगा कि ये जो एक संवैधानिक संस्था है और जो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी बनी हुई, अब ये लोग अपन संवैधानिक बात करके इसको ऐसा बना दिया है। ये संवैधानिक संस्था आज के युग में संवैधानिक है, मगर इसके साथ पॉलिटिक्स हो गई है। इसके अंदर आने वाले मेंबर का सिलेक्शन करने वाली जो अथॉरिटी है, उनका अपना जमीर मर चुका है। वहां ऐसे लोग सेलेक्ट करने लग गए हैं। आरपीएससी का इंटरव्यू देने वाले लोग जानते हैं, इस बार देने गए हैं, उनके साथ क्या सलीका रहा है लोगों का, आरपीएससी के मेंबर का। मैं ये बोलूंगा ना तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि उनका क्या तरीके रहते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, सिलेक्शन करने का आपका दायरा क्या है, और वहां बिठाकर आप उन लोगों के पास में इतना क्या दे देते हैं। एक सरकारी भाई साहब कच्ची चमड़ी के लोग होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं, सरकारी आदमी को खुला पेपर दे दो और पेपर का पन्ना पलट दे तो मेरी गारंटी है पीछे यदि अथॉरिटी आपके उसके ऊपर आपने बड़ा हाथ नहीं है। सरकारी आटा खाए हुए लोग बड़े कमजोर होते हैं। और पेपर बेच दे, रीट का पेपर आउट हुए, कॉलेज डायरेक्टरेट तक बात पहुंची, आपको पता है किन किन लोगों पर सवाल खड़े हुए। आरपीएससी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खाली पेपर कॉपीज के अंदर आपने नंबर दिए, एक कॉपी में सवाल, एक सवाल का अखबार में आया, आपने नंबर माइनस करके मेरिट चेंज कर ली। कितने लोगों की कॉपियां आपने दबा रखी है, कितने लोगों की कॉपियां दबा रखी, और कितने लोगों को आपने 10-10 नंबर देके बार किया है, ये लोग नहीं जानते। बस विद्यार्थी बहुत कमजोर होता है और जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ वो दब जाता है और सो जाता है। वो सोचता मरने दो, और फिर जाकर इन नेताओं की चमचागिरी, नेताओं की तालियां बजाना, इन गुंडों के पीछे, गैंग के पीछे घूमना और वाहवाही करना, और कुछ कुकर मुत्ते मेरे जैसे भी पैदा होकर बीच में भाषण देने के लिए मोटिवेट करना आ जाते। हम कहते हैं निराश मत हो, तुम ऐसे करो। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो। तुम ढंग तरीके से कुछ बातें ऐसी बनाइए, विद्यार्थियों के सामने ऐसी बात कहिए जो रियल में विद्यार्थी कर सकता है। सोच के टेक्निक, एक युक्ति संगतता के साथ तो बात करिए, कुछ तो बातें लॉजिकल करिए। रील पे जिंदगी निकालने में लगे हुए हो यार। और मैं तो कहता हूँ रीलें भी बनाओ तो नॉलेजेबल बनाओ। मैं कह रहा हूँ युग है, मैंने शुरू किया, मैं आपको कहता हूँ मैंने कुछ रीलें, मुझे दिमाग में आया कि ये सब यही रीलें बना रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसी रील बनाई जाए जिसमें नॉलेज हो और लोग देखें और लोगों को लगे कि हाँ ये बात तो कुछ न कुछ सीखे ही सीखे। ऐसी बातें बहुत है हमारे पास। केवल कपड़े फाड़ने वाली रील भी जरूरी है क्या? बाकी रील भी बन सकती। मैं उस पर ज्यादा डिस्कस करूंगा तो बातें इमोशनल हो जाएगी, इसलिए दूर रहें। इस संवैधानिक संस्था को सुधारने का काम सबसे पहला है। अब आप कहेंगे ये तो सब नेता कह रहे हैं। इस संस्था को सुधारने का तरीका क्या हो सकता है? कौन आएंगे? भाई आप एक को हटा के दूसरे को बिठा दो तो सीधी सी बात है गैंग की गैंग रहेगी। मतलब है कार्य प्रणाली पर हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया। मैं तो कहता हूं हाईकोर्ट को यह डिसीजन देना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट का काम रोक दो कंप्लीटली। जब लोगों के राइट्स का हनन हो रहा हो तो ऐसी संस्थाओं के काम को रोकने का आदेश जारी कर देना चाहिए और सरकार को कह दे कि इस पर अगली कार्रवाई करे, जांच करवाई जाए। 2 आरपीएससी के चेयरमैन पर सवाल खड़े किए हैं, नाम आए हैं। 2 लोग जेल में बैठे हुए हैं। कविता वाचन करने वाले लोगों का आपने जो आपके पास की कविता पढ़ी उसको आपने उसकी बीबी को ले जाकर आपने अंदर मेंबर बना दिया है। क्या हकीकत है? और कहां से आए हैं? बैकग्राउंड थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए था, मगर नहीं रखा गया। इसलिए यह संस्था कई लोगों को खा गई और पिछली बार किसको खा गई? पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार को खाने के लिए कोई उत्तरदायी संस्था थी तो एक संस्था थी जो पूरी सरकार खा गई। और विपक्ष के पास एक ही मुद्दा था, भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार, देरी, पेपर लीक।
यानी इसी भर्ती के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा इस आधार पर कि हम आते हैं तो ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, हम दोबारा कराएंगे, आरपीएससी जैसी संस्थाओं को सुधारेंगे। मगर हुआ क्या, सब जानते हैं। अब नंबर 2, इस पर यह सरकार आने के बाद में उप समिति बनाई एसआई भर्ती पर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी भर्ती पर उप समिति बनाई गई। जोगाराम जी पटेल साहब माननीय इसके चेयरमैन बनाए गए, और चेयरमैन बनाकर इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट क्या दी आपने पढ़ी? मैं एक आपसे बात वो कह रही है कि ये पेपर आउट जो हुआ है वो लगभग 6% लोगों के पास में जो हुए हैं, ऐसे लोग भ्रष्ट सेलेक्ट हैं, बाकी जो हैं सब सही हैं। अब आप सोचिए, ये भ्रष्ट हैं तो सिलेक्शन कितना है? एक भर्ती में सिलेक्शन कितने लोगों का होता है और कितने लोग फॉर्म भरते हैं? और पेपर जब तीनों पारी के पेपर, तीनों ही पेपर आपके आउट हुए हैं, एक आध की भी बात नहीं है, तो उसमें कितना सारे लोग हैं जो गलत आए। अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्लियर बात है, इस पर कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। और सरकार को उसी समय, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, जिस समय पेपर आउट हुआ दूसरे दिन आरपीएससी को यह रिजल्ट देना चाहिए था कि भर्ती निरस्त की जाती है, एग्जाम दोबारा कराएंगे, किसी को ऐतराज नहीं था, हर विद्यार्थी खुश होता जो परीक्षा में नंबर भले कितना ही ला रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे दिन, और पेपर की आपने इंफॉर्मेशन दूसरे दिन अखबारों में आ गया था, पेपर की कटिंग आ गई थी, व्हाट्सएप पर पेपर आ गए थे, लोगों की आ गई थी, और इसके पीछे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नामसीन, ये सब के पीछे आपका हाथ है। मैं विद्यार्थियों आपको कहता हूं, इन संस्थाओं के पीछे आपका हाथ है, आपके सहयोग के बिना ये बड़े नहीं बने, मानना पड़ेगा, और स्वीकार नहीं करोगे सही नहीं होगा। और भर्ती हुई, उसके बाद रिजल्ट निकालने के बाद भी सवाल थे, बहुत सवाल उठे, रिजल्ट निकाल, कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। इंटरव्यू करवाए, सिलेक्शन हुए, सिलेक्शन के बाद आपको पता है कि जब ट्रेनिंग शुरू कराने से पहले भी एसआईटी के गठित हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, रिपोर्टें दी गई। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थी, जांच एजेंसी थी, उन जांच एजेंसी ने विद्यार्थियों ये रिपोर्ट दी कि पेपर आउट था। इसमें जांच की बात ही नहीं थी, प्राइमा फेसिया क्लियर था कि पेपर आउट, प्राइमा फेसिया था। तो इसमें कोई न्याय की थियरी है, क्लियर बात है, प्राइमा फेसिया इसके लिए, और प्राइमा फेसिया क्लियर है तो आप उसके बाद पीछे क्यों सिद्धांत लगा रहे हो? मगर नहीं, गवर्नमेंट ने उप समिति बनाई, उप समिति ने रिपोर्ट दी कि यह भर्ती कैंसिल नहीं की जा सकती। अब सोचो, यह डेमोक्रेसी है। जिन लोगों ने इसी के नाम पर चुनाव लड़ा, वो यहां आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं था, सब लोगों के इसका कारण नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, बराबर बैठ गई क्या? सार्वजनिक हित का सिद्धांत न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, निष्पक्षता न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, ये जो संस्थाएं जब कह रही है, आपकी ही एजेंसीज है, गवर्नमेंट की, सीधी सी बात है, मैं नहीं कहता ये एजेंसियां जो होती है, आप ये मत सोचिए कि सरकारी अधिकारी जो होता है वो केवल नेताओं का गुलाम होता है, ये आपकी सोच एकदम गलत है, नहीं होता है। नेताओं का गुलाम नहीं होता, वो सिस्टम का गुलाम होता है, वो व्यवस्था का गुलाम होता है, उसको व्यवस्था के हिसाब से चलना होता है और चलना चाहिए। मगर ये पॉलिटिकल कमेटी थी, क्लियर बात है, आपको पता, लीडर्स की कमेटी थी, मिनिस्टर्स की कमेटी थी, या जो लोगों की कमेटी थी, विधायक थे, तो इस कमेटी को ये रिपोर्ट देने की जरूरत कहां थी, जब आपको पता है कि ये काम तो सब खेल हो चुका है। मगर दिया। बाद में भाई सीधी सी बात है, नेताओं का काम है आंदोलन करना, तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे तो सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग प्रभावित थे तो समर्थन भी करेंगे, और जब सपोर्ट नेता को होता है तो वो तो उनके लिए बादाम का काम करते हैं, सीधी सी बात है, बुस्ट का काम करते हैं, और बुस्ट हुए वो।
और बहुत बढ़िया तरीके से बुस्ट हुए। फिर भी सरकार को ये लगा कि हमारा नंबर है, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हमारा चलता रहेगा, फर्क क्या पड़ता है, लोगों का सिलेक्शन हो गया, हमारी बात हो गई, बात खत्म। और आरपीएस जब हाई कोर्ट में ये मैटर का डिसीजन आया तो विद्यार्थियों, हाई कोर्ट ने ये माना कि ये शामिल है मास्टर्स। और आपने देखा मास्टर को तुरंत आप टर्मिनेट करते हैं, करना चाहिए, कोई है भले, मगर यहां आप देखिए इसने ये माना कि ये खुद शामिल थे। अध्यक्ष सहित सभी लोगों पर सवाल खड़े किए और शक जाहिर किया और कोर्ट ने नाम लेकर कहा, और कहा क्या कहा, प्रशिक्षण और नियुक्तियां सभी निरस्त। पहली बार मैं कह रहा हूं, लोग पोस्टिंग हो रखी है, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सब चोर नहीं है वो, उसमें ईमानदार लोग थे। मजाक उनके साथ आपने यहां से शुरू की, क्यों की, और उसके बाद आज वो लोग घर जा रहे हैं, घर जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, वो जहां उनका है, वो सीधी सी बात है, जो अपने राइट्स है उसके कोर्ट जाने का वो जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का डिसीजन है, वो डीबी में जाएंगे, और डीबी के बाद मुझे पता है ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है तुम ये मानते हो कि बैठ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 1000 रुपए करने की हिम्मत नहीं है, और वो बड़े से बड़ा वकील यहां खड़ा करेंगे, और बड़े से बड़ा वकील यहां जरूरत नहीं पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपना बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, क्योंकि वो नियुक्त है। और उसकी भावनाएं देखो, आप उन लोगों की हालात देखो, मैं तो कहा डीबी में जाएंगे तो उनकी क्या, लोगों की नौकरी लगने के बाद जो खुशियां है उसका क्या होगा। हाँ, कोर्ट ने दिए कहा भाई इसके बाद में नई भर्ती करो, सीधी सी बात है, नई भर्ती में ये पोस्ट इंक्लूड करो, और जो लोग यहाँ है, सिलेक्शन हो रखा है, इन लोगों ने काम किया, उतने दिन तनख्वाह मिल गई, बात खत्म, वो वापस नहीं ली जाए, और आगे दूसरी पीछे से जिस जगह से वो आए हैं उस जगह पर उनको भेज दो। बहुत बढ़िया बात कही, मगर बढ़िया बात से ज्यादा लोगों को तो पसंद तो ऐसा ही थी ना, उसमें ऐसे सब लोग तो है नहीं, कुछ लोग तो दिल पे पत्थर रख के मास्टर थे, सेकंड ग्रेड वापस जाके मास्टर बन जाएंगे। कोर्ट ने बहुत बड़ी ये बात, जो अच्छी बात है, देखो अब ये बात है, कईयों को लगेगा कि साहब ये आप दोनों को अच्छा कह रहे हैं, मैं दोनों को अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबसे बुरी बात तो यह है कि ये पॉलिटिक्स क्यों करने दी इन लोगों ने, यहां क्यों ऐसा नाटक किया। स्टार्ट में दूसरे दिन पेपर आउट हो खत्म निरस्त हो सकता था, तो क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई यदि आयु के कारण रह रहे हैं तो उसका एज का भी ख्याल रखा जाए, छूट दी जाए, सभी को मौका दिया जाए, दोबारा फॉर्म भरवाया जाए। अब भर्ती की डेट जो आ रखी है, ऐसा ही भर्ती जो चल रही है, ये प्रभावित हो जाएगी, इसके अंदर ये पोस्टें भरेगी, जोड़ दी जाएगी, दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो बेरोजगार स्टूडेंट है वो तो खुश हुआ, होना भी चाहिए, क्लियर बात है, उनको बहुत बड़ा मौका 2000 की भर्ती आसपास में मिल रही है, तो इससे ज्यादा तो क्या होगा, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, होना चाहिए, तो वो तो वहां जाएंगे। क्योंकि यहां विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के यहां पर क्या धड़े बन गए, एक तो वो धड़ा है जो सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड में भी दो लोग हैं, एक वो है जो पूर्व नौकरी से आए हैं और एक बिना नौकरी के हैं, एक जो सिलेक्शन से चूक के बाहर हो गए वो हैं, और एक ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भरते हैं, तैयारियां करते ही नहीं, केवल नाटक करने का काम ही करते हैं। तो जो लोग बाहर हैं, नाटक वो तो बाद में भी करेंगे, नभी भी करेंगे, और आगे डेट खिंचकाने की बातें करेंगे, वो तो करेंगे, मगर जो लोग वास्तव में तैयारी करने वाले नए स्टूडेंट हैं, उनको तो गोल्डन, उसके लिए तो बढ़िया बात है। मैं कहता हूं जुट जाओ तैयारी में, मेहनत करो अच्छी तरीके से। देखो बाकी मैं कोई ये आप मत सोचिए कभी भी कि आप भी भर्तियां होगी वो बड़ी एकदम दूध के धुली होगी, होगी, होने तब होगी जब आपके अंदर लोग आप सही बैठाओगे यहाँ पर, और वो आप यहाँ बदलना ही नहीं चाहते, आप तो वो की उसी पर आप ये सोच रहे हैं कि आंख पे पेड़ पर आम लगे, नहीं लगेगे, आंख माते तकड़ोड़िए लाभ, ये क्लियर है, ये कभी आम नहीं लगेंगे। मगर सरकार की कोशिश ये है कि हम कुछ न कुछ वो करवा देंगे और आम पका देंगे, ये हमारे मतलब उनकी सोच ही है। अब पकाना नहीं पकाने की बात अलग है, और नेता भी यही चाहते हैं कि सही बात तो ये है कि सिस्टम नहीं सुधरे, ये सुधर गया तो फिर हमारे लोग कहां जाएंगे भाई, हमारे लोग भी तो हो रहे हैं ना, क्लियर बात है। अब भाई विपक्ष में बैठ गए, दूध के धुले हो गए, बाकी सवाल तो आप पर
अच्छी तरीके से पता है पूरी की पूरी फैमिली आरएस बन जाए तो क्या इंटेलिजेंस हमारे, क्या हमने ऐसा कौन सा भाई रोज बाजरी का आटा ही बिना पीसे खाया था है? हमने भी तो आटा ही खाया है ना, तो हमारे पास ऐसा क्या नहीं था। और बादाम की रोटी आपके घर भी नहीं बनती थी, क्लियर बात है। तो ऐसा क्या था कि सबके सब लोग आरएस बन गए। मगर तुम्हें इन लोगों को मजाक बनाना था, तुम्हें इन बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना था, और तुम्हारे इन बच्चों के साथ में दुश्मनी निकालनी थी। क्यों? तुम्हें पता है कि ये लोग आंदोलन में आते हैं, भीड़ करते हैं, जब तक इन लोगों को सही जवाब नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी, ये पार्टी वाले लोग, बड़े बड़े पार्टी वाले, इनका ये धंधा हो चुका है कि भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बनाओ, खुद भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाओ, बजरी की चोरी करो और बजरी को मुद्दा बनाओ, यही पानी की चोरी करो, पानी को मुद्दा बनाओ, बिजली की चोरी करो, बिजली को मुद्दा बनाओ, परीक्षाओं में पेपर की चोरी करो और पेपर आउट का ही मुद्दा बनाकर राजनीति करो। इनका काम यही हो गया। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी लेवल दुनिया के अंदर गिरा है, क्लियर बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और सोशल मीडिया ऐसा हो चुका है कि हर चीज को ऐसे परोसा जा रहा है, बच्चों के बीच में ऐसी बातें की जाती है, लोग कई तो बस ये इसमें ही लगे हुए हैं अपने आप को वेरीफाइड करने में। कुछ ठीक करना चाहिए, और मैं मानता हूं राजनीति कोई बुरी बात नहीं, करनी चाहिए, मगर कम से कम ऐसे मामलों में जहां पर मेरिट बनना हो, जहां पर धन के सवाल हो, धन का सवाल हो, जहां न्याय का सवाल हो। न्याय एक व्यक्ति का इंपॉर्टेंट होता है, कोर्ट ने जरूर कहा एक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाए, मगर अधिकार की बात, राइट की बात होती है, वो व्यक्तिगत होते हैं। अधिकार कभी भी सार्वजनिक रूप में काम नहीं करते। एक व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है तो भली दुनिया पूरी एक तरफ है, एक व्यक्ति एक तरफ है, उसका ध्यान रखा जाएगा, और ये बात ध्यान यहां भी रखी जाएगी, क्लियर बात है। इसलिए एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, सिलेक्टेड लोग यहां जाने हैं और जाएंगे, जाना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा तो भी जाएंगे, और मेरे कहने से कोई जाएगा नहीं, क्लियर बात है। मैं तो आपको कहता हूं, मैं तो एक कहता हूं कि निराश मतो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। अंतिम सत्य नहीं लिखा गया है, बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है वो मैं नहीं कहूंगा, वकील साहब कहेंगे, और मैं तो कह तुम्हें सकता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, मगर मेरी किस्मत क्या पता कैसी थी, मुझे नहीं, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया। एडमिशन लिया हुआ था मेरा, जोधपुर के अंदर मेरा एडमिशन हो रखा था, 1348 रुपये की रसीद कटवानी थी, चालान मिल गया था मुझे, और मैं चालान के लिए पैसे नहीं थे, 1300 रुपये, और मेरे अपनों ने मुझे कहा था, तुम्हारा अपना कौन है, कहा था हम 1300 रुपये देंगे तुझे, 2500 रुपये देने का वादा किया था उन्होंने मेरे को। और जब मैं लाने गया तो मेरी 25 तारीख फीस भरने की लास्ट दिन थी, और उन्होंने कहा कि अब आपको जो पैसे देंगे ना वो 25 को नहीं, 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख तक यूनिवर्सिटी मेरे बाप की थी नहीं, और मैं रह गया। गरीबी हद से ज्यादा मैंने देखी है, हद से ज्यादा गरीबी देखी। लोग मेरे साथ बीएड से, डूंगरपुर से जब 2006 बीएड कर रहे थे, उनको पता है अच्छी तरीके से, एक एक बच्चा जानता है कि कानराज एक टाइम खाना खाता था, एक टाइम। और लड़ाई भी मैंने देखी है, पूरा समाज एक तरफ, एक बंदा एक तरफ, एक बंदा एक तरफ लड़ाई लड़ी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अकेला आदमी जीत सकता है। भीड़ और हल्ले से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक फैसले नहीं होते। यहाँ फैसला जो हुआ है ना, लोग कई मास्टर ये बने हुए वो कहते हैं कोर्ट का फैसला आया, इसके पीछे इस नेता का हाथ है, इसका नेता का हाथ है। अरे यार, कम से कम बच्चों को तो ढंग से समझाओ, बाद में हाँ भले ही तुम्हारा वाह भाई नीचे वाले लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, गुरुजी जिंदाबाद, गुरुजी जिंदाबाद, बाद में करवा देना, कौन मना कर रहा तुम्हें अपने कमेंट करवाने से। पर कम से कम ये तो बात ध्यान रखो, क्यों उन लोगों को ऐसे बेकार, क्या लेना देना। यहां तो बात फैक्ट पे हुई है, क्लियर बात है। जो रिपोर्ट आई इन्वेस्टिगेशन में, जो जांच गवर्नमेंट ने की, उस जांच के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्लियर बात है। न्याय स्थापित होता है
वो अच्छी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के हम स्टूडेंट को बताते हैं कि तथ्य स्थापित करने का काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का होता है और इसके आधार पर न्याय स्टेब्लिश करने का काम इसका होता है। और ये स्टेब्लिश कर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जैसी जांच की वैसा उनका फैसला आ गया, क्लियर बात है। ये पीड़ित पक्ष हो गया, अभी जो पीड़ित पक्ष नहीं था वो पीड़ित हो गया, अब पीड़ित पक्ष खुश हो गया। तो सीधी सी बात है, जिन पर आरोप लगाए गए, अब एक दूसरा सवाल और है कि इसके अंदर जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, इन लोगों को ये भी साबित, ये भी कोर्ट जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, ये कोर्ट नहीं जाएंगे? जाएंगे। ये जाकर ये कहेंगे कि साहब हमारे पर आरोप लगाए गए, ये एकदम झूठे हैं, क्यों लगाए गए, ऐसा है ही नहीं हमारा। और आपको अच्छी तरीके से पता है, संस्थाएं सरकारों के साथ सही रह गई तो ठीक रह जाएगी, नहीं रही तो क्लियर बात, जाएंगे ये भी। ये अवमानना का भी केस करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो अवमानना का मामला दर्ज करवाएंगे, कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? क्यों? अवमानना का केस कहां आएगा पता है? जब आएगा जब मान लीजिए ये निर्णय किया और सरकार यदि निरस्त नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार की सोच तो यहां पता चलती है। अब यहां निरस्त नहीं हुई तो ये क्या करेंगे? दोबारा लड़के पिटीशन डालेंगे, क्योंकि वो भी डालेंगे, ये जाएंगे हारे हुए डीबी में तो वो भी दोबारा पिटीशन डालेगी, इसके साथ चलेगी समानांतर पिटीशन के साहब आपने निरस्त करने की बात कही, सरकार ने अभी तक निरस्त करके नहीं भर्ती निकाली, नहीं जोड़ के, तो वो गवर्नमेंट के विरुद्ध जाएंगे फिर, और मामला सरकार भी चाहते हैं। मैं एमएलए होता मैं भी ऐसा ही चाहता, पता नहीं चाहता नहीं चाहता, मैं आपको मैं इशारा कर रहा हूं, वो आप समझ रहे हैं। बस मैं इशारों में बात करना चाहता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं भी डरता बहुत, मैं भी, कलेजा मेरा बहुत कच्चा है, आप समझिए, बहुत कच्चा कलेजे का आदमी। तो मैं तो एक बात कहूंगा आपको, एक ही बात, जिन लोगों का सिलेक्शन था और बाहर हो गए, मैं मानता हूं बुरा हुआ, उसका विकल्प क्या है आपको सब पता है, कोई मैं कह रहा हूं इसके कारण नहीं है। जिन लोगों के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अब बीए की है, मैं कहता हूं उनके लिए तो खुदा ने कोई अमृत की बारिश की है और फायदा उठा लो। और जो अच्छे से तैयारी पहले से कर रहे हैं, मैं पहले से कई महीनों से कह रहा हूं, 5 महीने पहले मैंने कहा था एसआई की भर्ती की तैयारी कर दो, पोस्ट बढ़िया आएगी, और ये भर्ती निरस्त होती है तो फायदा हो जाएगा, 1000 से ऊपर पोस्ट आएगी, और पोस्ट आ गई अभी 2000 की। वो गलत है, मैं गलत बोला, 1000 बोला, 2000 आ गई। इससे ज्यादा मौका क्या है? मरे अभी तक बच्चा कहां बैठा है पता? 7 से 10 लाख स्वरों की एसएसटी की 300 पोस्टें आई हुई है, उसके साथ लटक रहा है और कह रहा है सब एसएसटी में तैयारी करते हैं तो कैसे हो सकता है। मेरे जैसा आदमी जो एसएसटी कोर्स चलाते हैं वो कहता है हाँ एसएसटी में आपका ज्यादा अच्छा हो सकता है। अरे 2000 की थानेदार की पोस्ट है, थानेदार की पोस्ट है, डिप्टी बनेंगे आप, एडिशनल एसपी तक पहुंचेंगे, उम्र कम है तो आपकी, और शानदार आपके पास 2 पेपर है, कुछ करना ही नहीं है, हिंदी बहुत बढ़िया करिए, और इसके साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस और वगैरह, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल का मानो, मैं 1 साल कही, 1 साल तो मैं कह रहा हूं, 2 साल कह दूंगा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए नहीं कह रहा हूं। इस टाइम के अंदर बैठ जाओ, अपना काम कर हो जाएगा। नहीं तो इसमें तो आपको पता है, इस थानेदारों की भर्ती में तो पिछले की भर्तियों पर कितने सवाल उठे हैं, अच्छी तरीके से आपको पता है। एक ही बात कहता हूं, इस भर्ती के कारण यह भर्ती लटकेगी, और लोग यही चाहते हैं। इसलिए अपनी अच्छी मेहनत करो, केवल एक भर्ती पर लटकने की जरूरत नहीं है। मगर यहां इससे बढ़िया आज तक का रिकॉर्ड है, 1000 पोस्ट भी रिकॉर्ड होती है एसआई में, मगर ये 2000 की, मैं कह रहा हूं ऐसे रिकॉर्ड कभी बनेंगे नहीं, ऐसे मौके कभी आएंगे नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार थानेदारों को प्राइवेट कर दे, नहीं करेगी ना, क्योंकि स्टेट है ना, दंड का अधिकार अपने पास ही रखती है, दंडाधिकार स्टेट का राइट होता है, ये कभी प्राइवेट नहीं होगी। ये तो केवल मजाक के लहजे में भले ही आदमी कह दे, मगर होता नहीं है। और ये लोग जो हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इन पर्सनालिटीज पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसकी रिपोर्ट से तो लगता है कि ये खुद जाएंगे आगे, खुद डीबी में जाएंगे, मगर ये नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, ये अपना ये मुद्दा बनाएंगे कि हम कह ही रहे थे, ये तो हम तो चाह रहे थे तो यहाँ लिखा क्यों था, सीधी सी बात है।
वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जिसे सुना था जीवन का रक्षक, हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किश्ती डुबाने लगेंगे। मेरे वतन को इन भूखों से बचा लो वरना ये कुर्सी तक को खाने लगेंगे। हालात ये हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। और कोई ये किसी, आप ये मत सोचिए किसी पार्टी किसी की बात कर रहा हूं, मैं कभी नहीं करता, मेरा कोई मतलब नहीं। सब ऐसे है, पहले कोई था अब कोई था। इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा हेडटेल बना रखा है, श्रद्धांजलि का प्रोग्राम बना रखा है। एक बार अपने को ये श्रद्धांजलि देते हैं, दूसरी बार दूसरे श्रद्धांजलि देते हैं। ये जनता को तो श्रद्धांजलि देते हैं ये लोग। इसलिए थोड़ा सा अच्छे बनिए, खुश रहिए और अच्छी मेहनत करो। हमारे पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। और बाकी चीज़ों में जो लोग हैं, भ्रष्टाचार का तरीका बड़ा गंदा है। और मैं तो एक ही बात सरकार से कहता हूं, 2018 की रीट की भर्ती से जांच नहीं करोगे तब तक आप सही नहीं हो सकते। वहां पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ, सबसे बड़ा, मुझे पता है। ऐसे ऐसे लोगों की पोस्टिंग हो गई जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए। मैं बहुत बुरी बात बोल दिया ना, मुझे पता है। जांच बैठाओगे तब पता चलेगा। और उसके बाद जो भर्तियां हुई उस पर एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें 22 तक कोई सवाल खड़े नहीं हुए। तो इसके बाद तो भर्ती भी ये सिंपल सी भर्ती हुई है, अच्छी भर्ती हुई। इसमें कोई, मुझे तो भाई सवाल लोगों ने उठाए नहीं, इसलिए नहीं है। और किसी में हुआ है तो सवाल उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो 18 से 22 के बीच में जो चला वो खेल बहुत खराब खेल था। और वो अभी भी बंद कमरे में जाकर मुस्कुराते हैं कि देखो कैसा खड्डा खोदा, फिर निकल ही नहीं पाए। और इन लोगों को निकलना चाहिए था, मौका था, वो ये भुना नहीं पाए। अब ये मामला यहाँ आया तो वाह भाई इन्होंने ले ली। अब कोर्ट से न्याय न्याय रहेगा, फैक्ट जो बातें रहेगी वो तो रहेगी। कहाँ जाओगे आप, मुझे बताइए। तो ये आगे बढ़ गया मैटर, इसलिए अपने को इस पर ज़्यादा विचार नहीं, बढ़िया से मेहनत करो। और कोई भी, मैं ये मानता हूँ कि सब्जेक्ट खुद पढ़ना और अच्छी सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स तैयार करके तैयारी करिए। और बढ़िया तरीके से, यदि कोई अच्छा पढ़ाता है तो बेशक आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। भले कोई इंग्लिश बढ़िया पढ़ाता है, कोई हिंदी बढ़िया पढ़ाता है, तो कोई ऐतराज़ नहीं है। टीचर का भाई ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ मेरे 50 से 60 वीडियो ओपन पढ़े, मेरे ऐप पर चले जाइए, पॉलिटिकल पॉइंट पर ओपन पढ़ें, देखो, जचती है, अच्छी लगती है तो जुड़िए। और आपको लगता है कि ना अच्छा नहीं लगता तो मत जुड़िए, छोड़ दीजिए, ऐप को डिलीट कर दो, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई किसी प्रकार, सब एकदम पारदर्शीपूर्ण तरीके से सीधी बात करता हूं। बच्चा कोई कॉल करता है, सीधी बात करता हूं। ये देखिए, मुझे पता है बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि यूं लगने बहुत हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि देखो इस जॉब में तो अपने पास यही है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी सीट पर बैठकर सुबह से शाम तक कितना काम करता है। एक IAS आदमी कितनी काम करता है, देखिए सुबह 6, उसका कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। मैं तो वास्तव, एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा रहकर कितने, आप भले ही उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं लोग सामान्य, मगर उसकी ड्यूटी जितनी हार्ड है, विद्यार्थियों उतना कहाँ उसके पास पेमेंट ही नहीं है उनका। इनको भी सोचना चाहिए कभी बारे में। मगर क्या है, लोगों ने एक बना लिया, वो हुआ ये तो चोरी होते हैं, पटवारी चोरी होते हैं, ग्राम सेवक चोरी होते हैं, मास्टर मिड डे मील खाता है, इनके कुछ फिक्स हो गए। तो इन बातों पे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा भी बात करना ठीक नहीं। मुझे पता है, मैं कुछ बातें और बुरी लगी हो मेरी बात तो अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर लड़ाई है, लड़नी चाहिए, और मौका है, फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों चीज़ें, इसमें दो पक्ष हैं, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ से एक बच्चा भी बाहर जा रहा है तो दर्द तो भाई सीधी सी बात है, उसको जितना हो रहा है मेरे को तो उतना हो रहा है, और आपको तो क्यों, मेरा यहाँ कोई सिलेक्शन है नहीं। फिर मुझे लगता है कि भाई ये देखो उनके क्या बिगाड़ा, चोर गए मगर इनको यहाँ इन्होंने क्यों नहीं फैसला किया। मैं तो कहता हूँ दोनों के लिए दोषी है तो सिस्टम ऊपर का दोषी है, ये लोग दोषी हैं, इनको तुरंत फैसला करना चाहिए था, हाथ में था, तब तक ये नहीं कर पाए। और उनके क्या पॉलिटिकल दबाव थे, किसी को मेंबर का अध्यक्ष बनना होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, मुझे नहीं पता। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।